हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई शिक्षा नीति 2020 और यहां हम देखेंगे कि इस एजुकेशन पॉलिसी में कितनी चीजें पहले पॉलिसी से बेहतर हैं और इसकी क्या-क्या कमियां हैं। देखिए, एजुकेशन सिस्टम किसी भी कंट्री की बैकबोन माना जाता है क्योंकि कंट्री का डेवलपमेंट एजुकेशन पर बेस्ड है। यहां एजुकेशन सिस्टम जितना स्ट्रांग होता है, जितना प्रैक्टिकल अप्रोच वाला होता है, उससे निकलने वाले प्रोफेशनल्स उतने ही प्रैक्टिकल अप्रोच वाले होते हैं और कंट्री का डेवलपमेंट होता जाता है। समय रहते हुए टाइम टू टाइम जरूरत के हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होते गए और इसीलिए ये हमारी फोर्थ एजुकेशन पॉलिसी है आफ्टर इंडिपेंडेंस। इससे पहले 3 पॉलिसीज दी जा चुकी हैं। पहली पॉलिसी दी गई थी 1968 में, फिर उसके बाद सेकंड एजुकेशन पॉलिसी चेंजेस के साथ दी गई 1986 राजीव गांधी गवर्नमेंट ने दी और उसमें 1986 की पॉलिसी में थोड़े से चेंज करे पीवी नरसिम्हा राव कमेटी ने और 1992 में तीसरी एजुकेशन पॉलिसी दी गई। तो आखिरी जो मेजर पॉलिसी जो दी गई थी, जो लास्ट मेजर पॉलिसी थी, वो थी 1986 की, क्योंकि 1992 में थोड़े से चेंजेस करे। अब 1986 के बाद आफ्टर 34 इयर्स के बाद 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट ने नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अप्रूवल दे दिया और ये एजुकेशन पॉलिसी बनाने वाली जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उस कमेटी के हेड थे के कस्तूरी रंजन, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो। तो एक एक पॉइंट हम इस एजुकेशन पॉलिसी का डिटेल में देखते हैं और यह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से हमारी बेसिक एजुकेशन से हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी पूरी चेंज होने वाली है। सबसे पहले मैं बात करता हूं स्कूल एजुकेशन की। देखिए, स्कूल एजुकेशन में बच्चों का स्कूल एजुकेशन की तरफ इंटरेस्ट बढ़े, वो ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें सीखें, मतलब सीखने में ज्यादा बिलीव करें और बाकी याद करने में कम यकीन रखें। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिहाज से जो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करा गया वो ये करा गया कि हमारा जो पुराना 10+2 का सिस्टम था उसे बदल के कर दिया गया 5+3+3+4 का सिस्टम। मतलब पहले आपकी स्कूलिंग जो काउंट होती थी, देखिए केजीज और नर्सरी को काउंट नहीं करा जाता क्योंकि कई गवर्नमेंट स्कूल में केजीज नर्सरी होता ही नहीं है। तो जो स्कूलिंग करियर था वो आपका 12 साल का था, 12 इयर्स का, 10+2। और अब जो आपका स्कूलिंग करियर है जिसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ले रही है वो है 15 साल का, 15 इयर्स का, क्योंकि अब सरकारी स्कूल्स में भी, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी नर्सरी, केजीज जैसी क्लासेस इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग चल रही है। और उन क्लासेस में कैसे पढ़ाई होगी और ये 5+3+3+4 सिस्टम क्या है, तो इसकी डिटेल मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। 5+3+3+4 ये सिस्टम मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। देखिए, बच्चे का स्कूलिंग के जो पहले 5 साल है, मतलब ये वाला जो 5 आपको दिख रहा है, पहले 5 साल एक फाउंडेशन कोर्स करने में निकलेंगे और ये फाउंडेशन कोर्स जो है यहां पे नर्सरी से पढ़ाई स्टार्ट होगी। नर्सरी, केजी फर्स्ट, केजी सेकंड, क्लास 1, क्लास 2। तो ये पहले 5 साल बच्चों के लिए, इसीलिए देखिए पहले गवर्नमेंट स्कूल्स में कहीं भी नर्सरी, केजीज का सिस्टम नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट अब लेकर आ रही है। वो इसलिए लेकर आ रही है ताकि बच्चों का स्कूल की तरफ इंटरेस्ट डेवलप हो, वो स्कूल आए, अपनी पढ़ाई करें और वहां पर खेलें। वहां पर कोई ज्यादा पढ़ाने वाला सिस्टम नहीं है, यहां पर खेला जाएगा, बच्चों को एक्टिविटीज करवाई जाएंगी, बच्चों को अलग अलग गेम्स करवाए जाएंगे। मतलब जो बच्चा अपनी कॉलोनी में, अपने घर में खेलता था, वो बस स्कूल में आकर खेलेगा और वहां पर नई नई एक्टिविटी से कुछ नया नया सीखेगा। तो इस फाउंडेशन कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर एग्जाम्स बिल्कुल नहीं होंगे। बच्चा यहां पर जो भी सीखेगा वो यहां पर खेल कर सीखेगा, अलग अलग एक्टिविटीज से सीखेगा। तो काफी हद तक हमारा जो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, उसमें सुधार तो देखने को मिलेगा अगर ये सिस्टम इंप्लीमेंट हो जाता है। अब इसके बाद आगे की कहानी क्या है तो वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। पहले 5 साल जो हमारे फाउंडेशन कोर्स थे, इसके बाद नेक्स्ट 3 इयर्स जो हैं ये कहलाते हैं प्रिपरेटरी कोर्स। और प्रिपरेटरी कोर्स में नॉर्मली 8 से 11 साल की उम्र के बच्चे आएंगे जो क्लास 3, 4 और 5 तक पढ़ेंगे। अब ये प्रिपरेटरी कोर्स जो है, इसकी खास बात क्या है तो मैं आपको बता दूं। पहली चीज, यहां पर एग्जामिनेशन सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, बच्चों के एग्जाम्स होना शुरू हो जाएंगे। अब वो सेमेस्टर वाइज होते हैं या एनुअल, ये थोड़ा सा भी डिसाइड करना बाकी है।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर रीजनल या लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई होगी, तो गवर्नमेंट का कहना है कि यहां से आप रीजनल या लोकल लैंग्वेज की शुरुआत करो। जैसे अगर आप गुजरात में है तो गुजराती में पढ़ाया जाए, महाराष्ट्र में है तो मराठी में पढ़ाया जाए, बंगाल में है तो बंगाली में पढ़ाया जाए। लेकिन यार यहां पे एक ब्लंडर है। ये ब्लंडर ये है कि ये रीजनल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज ऑप्शनल दी गई है। अगर कोई स्कूल चाहेगा वो इसे अडॉप्ट करे, और अगर कुछ स्कूल्स इसे अडॉप्ट नहीं करना चाहते तो वो इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में पढ़ाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं मोस्ट ऑफ दी प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो रीजनल लैंग्वेज की जगह इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस देंगे। इससे नुकसान होगा हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे का, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा 5th तक इंग्लिश मीडियम में या इंग्लिश में नहीं पढ़ेगा, और उसके बाद जब वो इंग्लिश में आना चाहेगा ना तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो ये थे हमारे प्रिपरेटरी कोर्स। अब अगले 3 इयर्स जो हैं ये मिडिल कोर्स के लिए हैं। मिडिल कोर्स मतलब यहां पे क्लास 6th 7th और 8th का बच्चा आएगा। नॉर्मली एज ग्रुप जो है वो 11 से 14 साल की होती है, 11 to 14 ईयर्स। यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि कंप्यूटर ट्रेनिंग की शुरुआत हो जाएगी। मतलब बच्चा बचपन से ही लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी बेसिक सी सीखने लगेगा, कोडिंग डीकोडिंग सीखने लगेगा, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्किल्स जो हैं वो उसकी डेवलप होने लगेंगी इस पर्टिकुलर एज से। यहां पर वोकेशनल ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल लर्निंग की शुरुआत होगी। अब वोकेशनल लर्निंग क्या है? देखिए यहीं से सिखाया जाएगा। अगर कोई बच्चा कहेगा कि मुझे कंप्यूटर सिस्टम असेंबल करना है, मुझे इसके हार्डवेयर को सीखना है कि आखिर कैसे कंप्यूटर बनाया जाता है, कैसे लैपटॉप बनाया जाता है, कैसे मोबाइल ट्रेनिंग होती है, तो ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बच्चे को इस एज ग्रुप से मिलना शुरू हो जाएगी। यहां पर अलग अलग ट्रेनिंग कोर्स होंगे। अब डिपेंड करता है कि स्कूल सिस्टम, एक पर्टिकुलर स्कूल बच्चे को कितने ट्रेनिंग कोर्स ऑफर करता है। तो यहां पर प्रैक्टिकल लर्निंग जो है ना ये इस एज ग्रुप के लिए बेस्ट पार्ट है, क्योंकि इस एज ग्रुप के ज्यादातर बच्चे जो हैं उनकी लाइफ में फन होता है, मतलब खेलते हैं, चीजों को समझते हैं और एंजॉय करते हैं। तो यहां पर सीखने की जो चाह होती है वो सबसे ज्यादा इस एज ग्रुप में है, क्योंकि पढ़ाई का एज सच कोई ज्यादा बर्डन होता नहीं है। तो प्रैक्टिकल लर्निंग यहां पर आएगी, ये इसका बेस्ट पार्ट है। और दूसरी बात, यहां से इंडियन लैंग्वेज स्टार्ट हो जाएगी। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8वां शेड्यूल है, उसमें कुल 22 लैंग्वेज हैं। तो उन 22 में से कोई भी लैंग्वेज बच्चा यहां पर ऑप्ट कर सकता है। फिर वही बात कि स्कूल सिस्टम उसे क्या क्या ऑफर दे रहा है। स्कूलिंग सिस्टम के आखिरी 4 साल, ये वाला 5+3+3+4 वाला आखिरी 4 साल जो है, लास्ट 4 इयर्स जो हैं, ये कहलाएगा सेकेंडरी कोर्स। और सेकेंडरी कोर्स में 9th क्लास से शुरुआत हो जाएगी, क्लास 9, 10th, 11th, 12th। और नॉर्मली जो एज ग्रुप है वो है 14 साल से 18 साल के स्टूडेंट्स। देखिए सेकेंडरी कोर्स में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं, मतलब सबसे बड़े चेंजेस यहीं करे गए। पहला चेंज तो ये करा गया कि यहां पर एग्जाम जो है वो एनुअल नहीं होगा बल्कि सेमेस्टर बेस्ड होगा। तो सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन सिस्टम होगा। ये शायद इसलिए करा गया है क्योंकि एनुअल एग्जाम्स की कंडीशन जो थी उसमें बच्चा आखिरी के 2-3 महीने पढ़ता था, मेहनत करता था, पास हो जाता था। मतलब वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं देता था, वो सिर्फ मार्कशीट पे ध्यान देता था। लेकिन अब ये है कि सेमेस्टर वाइज एग्जाम है, तो सेमेस्टर वाइज एग्जाम में आपको थ्रू आउट दी सेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर भी कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? पहले सेमेस्टर में जो कोर्स आ गया अगले सेमेस्टर में वो रिपीट नहीं होगा। तो हो सकता है कि पहले सेमेस्टर की जो चीजें हैं वो आपके माइंड से स्किप हो जाएं, वो कॉन्सेप्ट्स स्किप हो जाएं और आप उसे रिवाइज भी नहीं करो। तो हर जगह कुछ प्लस है तो कुछ माइनस भी है। नो स्ट्रीम, भैया ये बड़ा खतरनाक काम है। यहां पर कोई स्ट्रीम वाला सिस्टम नहीं है। मतलब अभी तक आप 10th के बाद सोचते थे कि मैं मैथ साइंस ले लूं, मैं बायो साइंस ले लूं, मैं कॉमर्स ले लूं या ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स ले लूं, तो अब स्ट्रीम वाला कोई काम नहीं है। अगर आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट पसंद है और आपको वहां पे पॉलिटिक्स भी पसंद है तो आप केमिस्ट्री के साथ इंडियन पॉलिटी भी एज अ सब्जेक्ट ले सकते हो, आप हिस्ट्री ले सकते हो, ज्योग्राफी ले सकते हो, आप फिजिक्स ले सकते हो। मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट। अगर एक बच्चे का इंटरेस्ट मैथ्स में और बायो में दोनों में है तो वो दोनों ऑप्ट कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात होगी, कहीं ना कहीं ये एजुकेशन क्वालिटी को बिगाड़ेगा। क्योंकि एक स्पेसिफिक प्रोफेशन के लिए जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की ज़रूरत है वो यहाँ पर नहीं होंगे। आप कुछ भी अपने हिसाब से जो जैसी मर्जी आएगी आप ले लोगे। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या ऑप्ट करेंगे? जो उनको ईजी लगेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मल्टीपल सब्जेक्ट ऑप्शंस हैं।
सबसे अच्छी बात यहां पर ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, फॉरेन लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई है। अगर आपको 9 से 12 के बीच आप फ्रेंच सीखना चाहते हो, आप स्पेनिश सीखना चाहते हो, जापानीज सीखना चाहते हो, तो यहां पर आप लोग ये लैंग्वेज सीख सकते हो। और ऑब्वियस सी बात है, ये जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं ये आपको किसी दूसरी कंट्री में जाकर जॉब, ट्रेड, बिजनेस करने में काफी मदद करती हैं। एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है आपके लिए। एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग लेवल, मतलब अभी तक जो एग्जाम थे उनमें चीजें काफी हद तक डायरेक्ट अप्रोच वाली थी, लेकिन अब जो एग्जामिनेशन होंगे वो रीजनिंग वाले होंगे। जैसे हमने पढ़ा है जलियांवाला बाग, तो जलियांवाला बाग क्या है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन अब जो बनेंगे वो ऐसे बनेंगे कि जलियांवाला बाग हुआ क्यों, उसकी रीजन क्या है। आखिर अगर हम बात साइंस की करें तो एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करके एल्डिहाइड बनाते हैं, तो वहां पे हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम और BaSO4 क्यों लिया जाता है, ये क्यों वाली चीजें ज्यादा आएंगी। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करा, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की क्या वजह थी, क्या रीजन था। तो कहीं ना कहीं यहां पर रटने वाले लोग जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी, और हमारा एजुकेशन सिस्टम लर्निंग बेस्ड जो था वो प्रैक्टिकल अप्रोच बेस्ड हो जाएगा और हमें बहुत फायदा मिलेगा। बस आई होप स्कूल्स जो हैं वो इसे एक्सेप्ट करें। अच्छा, और ये जो मॉडर्न क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड जो है इस पे गवर्नमेंट अपने हिसाब से सिलेबस बनाएगी, और वो सिलेबस एक प्रॉपर डिजाइन करा जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एट यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज लेवल। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं। तो देखिए, पहले क्या होता था कि एक बॉडी थी जैसे UGC, एक AICTE थी, तो उन अलग अलग बॉडीज से अलग अलग यूनिवर्सिटीज कंट्रोल करती थी। वो कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी कंट्रोल कर रहा है, कोई नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल कर रहा है। अब एक सेंट्रल बॉडी होगी जो हर तरह की यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करेगी, जिससे हमारा सेंट्रल स्ट्रक्चर थोड़ा स्ट्रांग होगा। सो देयर विल बी अ वन सेंट्रल बॉडी विच कंट्रोल एंड कवर ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। दूसरा डिफरेंस ये आया कि अभी तक हम लोग क्या करते थे, आफ्टर 12 कोई BSc करता था, कोई BCom करता था, कोई BA करता था, लेकिन अब ये सब खत्म हो चुका है, क्योंकि कॉलेज में भी मल्टीपल सब्जेक्ट ऑप्शन है। अब आप BSc, BCom या BA ग्रेजुएट नहीं कहलाओगे, आप कहलाओगे सिंपल ग्रेजुएट। आप ग्रेजुएट कहलाओगे, सिंपली ग्रेजुएट कहलाओगे, क्योंकि अब मल्टीपल सब्जेक्ट का ऑप्शन यहां पर भी आ गया। कॉलेज में जाने के बाद भी अगर आपको कोई अलग अलग सब्जेक्ट पसंद आ रहा है तो आप उसे चूज कर सकते हो। और एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट कॉलेज में ये आया कि कई लोग क्या होता था कि कॉलेज की पढ़ाई जो है वो ड्रॉप आउट हो जाते थे, बीच में से पढ़ाई छोड़ देते थे। कुछ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी, कुछ उनके पर्सनल रीजंस थे, पढ़ाई बीच में से छूट जाती थी। कई गर्ल्स की मैरिज की वजह से पढ़ाई बीच में से छूट जाती थी। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ने मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन रखा है। क्या रखा है मैं आपको डिस्कस करता हूं। सबसे पहले, अगर आप ग्रेजुएट होना चाहते हो तो ग्रेजुएट के 2 प्लान है, या तो 3 इयर्स का ग्रेजुएट या 4 इयर्स का। अब आप कहोगे हमें तो 4 ईयर का क्यों करेंगे हम, तो मैं आपको दोनों समझा रहा हूं। अगर आप ग्रेजुएट का पहला साल कंप्लीट करते हो अपनी पढ़ाई का, तो आप ग्रेजुएट सर्टिफाइड कहलाते हो, मतलब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आपके पहले साल की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कंप्लीट करा तो आपको ग्रेजुएट डिप्लोमा मिल जाएगा, सिंपल है। अब आपने 3rd ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कंप्लीट करा तो आपको मिल जाएगी डिग्री, मतलब डिग्री जो हम लोगों को जो नॉर्मली मिलती है वो हमें मिलेगी आफ्टर 3rd ईयर, बिल्कुल वैसे ही जो अभी तक था। लेकिन फायदा यह है कि अगर मान लीजिए आपने 2nd ईयर के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, तो आप आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 6 ईयर्स आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपके पास डिप्लोमा है। अब आप 2nd ईयर के बाद डायरेक्ट 3rd ईयर से एडमिशन लेके पढ़ाई स्टार्ट करोगे। अभी तक ऐसा सिस्टम नहीं था, लेकिन अब यह है कि आपने जहां से पढ़ाई को एग्जिट करा है वहीं से एंट्री मिलेगी, भले ही आफ्टर 5 इयर्स हो, आफ्टर 10 ईयर और आफ्टर 15 इयर्स। तो ये हमारे लिए और उन लोगों के लिए फायदा है जो किसी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से या हेल्थ या पर्सनल इश्यूज की वजह से पढ़ाई बीच में से छोड़ देते थे। तो अब कहीं ना कहीं हमारा ड्रॉप आउट रेट जो है वो काफी कम होगा और उन लोगों को फायदा पहुंचेगा जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हैं। तो एक बात तो ये होगी। अब अगर हम बात करें ग्रेजुएशन के 4th ईयर की, तो 4th ईयर की पढ़ाई उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी मानी जाएगी जो आगे पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो मास्टर्स करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे ही आपने अपने ग्रेजुएशन का 4th ईयर कंप्लीट करा, यू विल बी कंसीडर एज ग्रेजुएट इन रिसर्च।
आप ग्रेजुएट रिसर्च कहलाओगे और ग्रेजुएट रिसर्च के बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में जाते हो, पहली बात एमफिल पूरी तरह खत्म हो चुका है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर्स में जाते हो तो जिन लोगों ने ग्रेजुएट रिसर्च करा है उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स होगा सिर्फ 1 साल का, ओनली 1 ईयर कोर्स। और जिन लोगों ने सिर्फ डिग्री तक ग्रेजुएट करा था 3 साल का, उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स होगा 2 इयर्स का। तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस तो आ गया यार। पोस्ट ग्रेजुएट करने वालों या पीएचडी करने वालों, आपके लिए ग्रेजुएट इन रिसर्च बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जिस बंदे ने 4th ईयर भी कंप्लीट करा अपने ग्रेजुएशन का, उसका पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन होगा। अब कोई प्रॉब्लम वाली बात यहां पर नहीं है। वो अगर चाहे तो डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट वाली बात मैंने आपको बता दी कि आप अगर बीच में से पढ़ाई कभी स्किप करते हो तो आप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम भी वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मैं आपको आगे बताऊंगा। इस पॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं और दोनों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की। तो देखिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात है वोकेशनल या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अगर आपको बचपन से ही प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती रहे तो आगे जाके आप उसे बड़े लेवल पे कन्वर्ट कर सकते हो। अगर बचपन से आपको कंप्यूटर नॉलेज मिलती रहे, लैंग्वेजेस की कमांड होती रहे, तो जब तक आप कॉलेज में पहुंचोगे तो आपकी कमांड और ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो कहीं ना कहीं ये हमारे प्रैक्टिकल लर्निंग में, हमारी लाइफ में, हमारे करियर में बहुत हेल्प करेगा। एक और इसका सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है मैक्सिमम फी लिमिट। देखो, आज तो ये हाल है कि प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से कुछ भी फी लेते हैं। जो उनको मर्जी आती है वैसा वो डोनेशन ले लेते हैं या एक्स्ट्रा एडमिशन फीस के नाम पे कुछ भी चार्ज ले लेते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट विल डिसाइड द मैक्सिमम फी रेंज ऑफ प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट कॉलेजेस। आखिर प्राइवेट स्कूल की कितनी फीस होना चाहिए उसके ऊपर वो नहीं जा सकते, ये डिसाइड करेगी गवर्नमेंट। अब कितना डिसाइड करती है देखते हैं यार। आई होप एक प्रॉपर अमाउंट हो जो मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास वाला बच्चा भी अफोर्ड कर सके। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन, ये सबसे शानदार चीज है। मतलब कॉलेज लेवल पे आके जिन लोगों की पढ़ाई ड्रॉप हो जाती है, जिनके साथ पर्सनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम आती हैं, अब वो अपनी पढ़ाई अगर डिसकंटिन्यू करते हैं तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। मतलब कहीं से भी एंटर हो जाएंगे, जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट होगा। मोर कमांड ऑन रीजनल लैंग्वेज। आज आप देखते हो कि अगर हम एग्जाम्पल दें गुजरात का, तो गुजरात में भी कई रहने वाले ऐसे होंगे जो गुजरात के नहीं हैं, तो वो स्कूल्स में बिना गुजराती के पढ़ रहे हैं, बिना विदाउट एनी प्रॉब्लम। इनफैक्ट गुजरात या महाराष्ट्र के भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी मराठी या गुजराती पे कमांड ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो कहीं ना कहीं रीजनल लैंग्वेज पे कमांड बच्चे की बढ़ेगी, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स जो है वो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। चलिए अब इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं। सबसे पहला नेगेटिव एस्पेक्ट, और कहीं ना कहीं ये रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग का मामला जो है ये काफ़ी नेगेटिव एस्पेक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है। सबसे पहले हमारे इंडिया में स्टूडेंट्स और टीचर का रेशो बराबर नहीं है। जितने स्टूडेंट्स हैं उनके हिसाब से जितने टीचर होना चाहिए वो टीचर्स नहीं है। अब एक बंदा जो सपोज बिहार का है, वो बंदा पंजाब में जाकर टीचिंग कर रहा है, किसी सेंट्रल बोर्ड में गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा है, लेकिन अब ये ऑर्डर आ गया कि उस पर्टिकुलर टीचर को सारे सब्जेक्ट्स मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना है। तो क्या ये किसी टीचर के लिए आसान होगा? एक बिहारी पर्सन गुजरात में जाके आसानी से पढ़ा सकता है, गुजरात वाला तमिल में जाके आसानी से पढ़ा सकता है। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा बैरियर होगा और ऐसी सिचुएशन में प्रॉपर टीचर ढूंढना मुश्किल होगा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारे यहाँ टीचर और स्टूडेंट्स का रेशियो बराबर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी टू फाइंड अ कॉम्पिटेंट टीचर। रीजनल लैंग्वेज बिकम्स बैरियर फॉर ट्रांसफर कैंडिडेट्स। अब अगर मान लीजिए आपका ट्रांसफर पंजाब से तमिलनाडु में हो जाता है या आपका ट्रांसफर महाराष्ट्र से बंगाल में हो जाता है और आपके बच्चे को वहीं के स्कूल में पढ़ना है, आपके बच्चे ने अभी तक मराठी पढ़ी है लेकिन अब उसे बंगाली पढ़ना पड़ेगी या सब्जेक्ट्स बंगाली में पढ़ना पड़ेंगे, क्या ये पॉसिबल है? ये डिफिकल्ट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट रीजनल लैंग्वेज को ही लेकर अगर हम देखें,
गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को इंग्लिश का एडेप्शन बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स रीजनल की जगह इंग्लिश पे चलेंगे। अब गवर्नमेंट बच्चा रीजनल पे चलेगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज का एडेप्शन और उसमें कंफर्टेबल होने में ज़्यादा मुश्किल आएगी। तो ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट मान सकते हैं। डिप्लोमा ग्रेजुएट, इस पे थोड़ी लंबी बात करेंगे हम। देखिए, आफ्टर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को डिप्लोमा मिल रहा है, जिसका इंटेंशन नहीं था डिप्लोमा लेने का, आप उसको भी डिप्लोमा दे रहे हो। अगर मान लीजिए वो बच्चा एक वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से है जिसको आप डिप्लोमा दे रहे हो, डिप्लोमा के बाद उसको एक छोटी मोटी कहीं जॉब मिल रही है, तो वो उस जॉब के चक्कर में अपनी पढ़ाई छोड़ देगा। उसको उसी जॉब से वो सेटिस्फाइड भी हो जाएगा, भले ही उसकी लाइफ में अगर वो एजुकेशन कंप्लीट करता तो एक बहुत बड़े लेवल पे उसको बूस्टअप मिलता, लेकिन वो एजुकेशन कंप्लीट करने की जगह, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है, तो वो कहीं ना कहीं जॉब को ज्यादा प्रायोरिटी देगा एज कंपेयर टू एजुकेशन। तो कहीं ना कहीं यहां पे डिप्लोमा ड्रॉप आउट्स के रेट हमारे बढ़ते जाएंगे। ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि अगर डिप्लोमा के बाद वो जॉब भी करे तो कहीं ना कहीं हम उसे एक ऐसा कोर्स प्रोवाइड करें कि वो जॉब कंटिन्यू करते करते कोर्स कर ले। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। देखिए, हर चीज़ जब नई लेवल पे आती है तो उसमें कहीं कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ कमियाँ भी होती हैं। तो हमें कमियों को इग्नोर करना चाहिए और जो चीज़ें अच्छी हैं हमें उन पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि सिस्टम चेंजेस से चलता है और चेंज ही लाइफ का एक रूल है। हम लोगों को ये बात पता है कि एजुकेशन हमारे सिस्टम और हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कहीं ना कहीं, हम एक अगर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या एक अच्छी फैमिली, एक अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी दूसरे पर जिम्मेदारी ना दें, खुद जिम्मेदारी लें। एटलीस्ट अपनी तरफ से एक बच्चे को पढ़ाएं, उसको पढ़ाएं, उसकी हर तरह से हेल्प करें, उसको गाइड करें और उसको लाइफ में कुछ बड़े लेवल पर बनने के लिए हम सपोर्ट करें। क्योंकि देखिए, हर बार सिस्टम पर ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। हम एक जिम्मेदार सिटीजन हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारी उठाना पड़ेगी और हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम किसी के लिए कुछ नहीं करें तो एटलीस्ट एजुकेशन में हेल्प करें। और आप अगर किसी की एजुकेशन में हेल्प करते हो तो यार आप ये देखोगे कि आपके महीने भर की जो कार पार्किंग का जो अमाउंट होता है ना, जो आपकी बिल्डिंग का एक मेंटेनेंस का अमाउंट होता है, उतने अमाउंट में एक बच्चे को आप पढ़ाकर निकाल दोगे। जहां पर आपकी लाइफ में कार पार्किंग, बिल्डिंग मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी का छोटा सा एक अमाउंट जो आपके ऑफिस का जाता है, वहां पर आप ये सोच लिए कि वो चीज थोड़ी सी ऐड हो गई है। तो अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा नेशन, हमारी कंट्री कैसे आगे बढ़ेगी? अगर आप अपनी कंट्री को, अपने नेशन को बढ़ाना चाहते हो तो आपको खुद एक कदम लेना पड़ेगा और लोगों की हेल्प करना पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आपके एरिया में डेवलपमेंट हो, आपकी कम्युनिटी में डेवलपमेंट हो, आपके मोहल्ले, आपके शहर के लोग डेवलप करें, तो कहीं ना कहीं आपको उनको एजुकेशन में सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो अपने लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अगर कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।